राधे राधे प्यारे साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज सब हम मिलकर एक नए अध्याय को पढ़ेंगे, एक नया वीडियो देखेंगे और एक नई क्लास पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा वही पुराना, कई दिन से हमारी क्लास जो आप लोगों को बहुत पसंद थी, आपकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत चाह रहे थे कि सर क्लास होनी चाहिए, काहे पर, काव्य शास्त्र पर। तो काव्य शास्त्र पर हमने आपको 2 वीडियो उपलब्ध करा दी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं और आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उस सब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब आज फिर हम काव्य शास्त्र पर एकदम नंबर 1 कंटेंट के साथ तीसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और आप ये मत सोचा करिए कि पहली प्रश्नोत्तरी हमने देख ली तो हमारा काव्य शास्त्र पूरा हो गया। काव्य शास्त्र पर हजारों प्रश्न बन सकते हैं। अब 20 या 100 प्रश्न से या 200 प्रश्न से कोई भी काव्य शास्त्र कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर प्रश्नोत्तरी में हम नए प्रश्न लेकर आते हैं, पुराने प्रश्न रिपीट नहीं होने देते हैं, ठीक है। कोई भी तथ्य भी रिपीट नहीं होने देते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न संकलित करके लाते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों से संकलित करके लाते हैं और बहुत एकदम शानदार मणियों की माला लेकर आते हैं, ठीक है। मोतियों की माला लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो आप सब शीघ्रता के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग शीघ्रता से जुड़ते हैं, ठीक है। कम से कम 100+ संख्या तो हो जाइए करिए कम से कम, ठीक है। तो सभी साथी आ जाएं। चलिए अब हम चलते हैं, किसी देर किए हम चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी पर। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो भारतीय काव्य शास्त्र पर है। काव्य शास्त्र पर ये तीसरी प्रश्नोत्तरी है। 2 प्रश्नोत्तरी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 कंटेंट भी होगा इसके साथ। और जो प्रश्नोत्तरी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उनमें कुल ये 23वीं प्रश्नोत्तरी है। अर्थात हमने अब तक आपको 22 उपलब्ध करा दी हैं और ये 23वीं है, ठीक है। चलिए बिना किसी देर के हम सीधे सीधे जुड़ते हैं प्रश्न के साथ, ठीक है। समय नहीं गवाएंगे। जोबते जौन में मिल गई ने कुन होते लखाए और सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। जोबत जौन में मिल गई ने कुन होते लखाए, ठीक, और सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण है? बेहद शानदार, बेहद अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का वर्णन है, ठीक है। पहले तो ये दोहा किसका है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किनका है? बिहारी लाल का है। ये दोहा किनका है? इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। अब बिहारी लाल ने क्या लिखा है? जुबत जौन में मिल गई, जुबत जौन में मिल गई ने को न होते, एक ही मात्रा भी हो सकती है, होते लखाए और सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। अब देखो पहले इसका अर्थ समझ लो, ठीक है। नायिकाएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। व्याकरण का हमने एक आपको वीडियो दिया है अभी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छा वीडियो आपको लगा वो वीडियो। उस वीडियो में हमने स्त्रियों के ऊपर, नायिकाओं के ऊपर क्या क्या कथन हो सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया। बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छी वीडियो है। आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। तो उसमें हमने ये सारी नायिकाएं चर्चा की है, ठीक है। खंडिता कौन सी होती है ये बताई है, प्रोसित पत्रिका कौन सी होती है, शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका, चारों बताई हैं। अब हम थोड़ा सा अर्थ समझ लें। जुबत का मतलब युवती, युवत या युवती, ठीक है, युवती। जौन का मतलब जुनहिया, जुनहिया का मतलब, जुनहिया का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, ठीक। जुनहिया हमारे यहाँ भी कहा जाता है, गाँव में जुनहिया ही कहते हैं बुजुर्ग लोग, ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं। तो क्या है कि जुनहिया, जुबत जौन में मिल गई, जो युवती थी वो जुनहिया में मिल गई। अर्थात युवती और जुनहिया का रंग एक जैसा, चंद्रमा का रंग, चंद्रमा के प्रकाश अर्थात चांदनी का रंग, चांदनी का रंग जैसा श्वेत होता है वैसा ही रंग था युवती का, ठीक है। तो युवती का रंग और चंद्रमा की चांदनी का रंग एक हो गया तो चंद्रमा की चांदनी में युवती दिखाई देना बंद हो गई,
ठीक है। जुगत जौन में मिल गई, नेक न होत लखाए। लखाए माने दिखाई देती, नेक न बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। युवती चंद्रमा की चांदनी में बिल्कुल गायब हो गई। और सौंधे के डोरे लगी सौंधे सुगंध, सौंधे के डोरे लगी, अली सखी। अली माने क्या होता है? सखी। चली संग जाए नायिका नायक से मिलने जा रही है, साथ में सखी जा रही है। ठीक है। अब साथ में सखी जा रही है तो नायिका का रंग, नायिका के वस्त्रों का रंग और चंद्रमा का रंग, चंद्रमा के प्रकाश का रंग एक हो गया। एक हो गया तो नायिका दिखाई देना बंद हो गई। अब नायिका के पीछे पीछे उसकी सखी भी जा रही थी, दूती जा रही थी। तो दूती अब उसे दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ गई नायिका, कहाँ गई। तो वो कैसे बढ़ रही है? उसकी सुगंध से। जो उसकी सखी थी उसकी सुगंध को सूंघ सूंघ कर आगे बढ़ रही है कि हाँ इधर ही जा रही है, इधर ही गई है। ये ऊहात्मक प्रेम किसने दर्शाया है? ये है बिहारी लाल का प्रेम। ठीक है। तो ये है नायिका का वर्णन। अब आप समझ गए होंगे, शुक्ल वस्त्र पहन के चांदनी रात में जो नायिका अपने नायक से मिलने जाती है उसे कहते हैं शुक्लाभिसारिका। ठीक है। खंडिता किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया है। कमेंट में आप लिखें प्रोसित पत्रिका किसे कहते हैं और कृष्णाभिसारिका किसे कहते हैं। ठीक है। तीनों के उत्तर आपको लिखने हैं तो लिखने हैं, आपको लिखने चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी बात, लिखने से याद होता है और आप बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, कमेंट भी आप अच्छे करते हैं। ठीक है। सभी का शुक्रिया है। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रद्योत गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। ठीक है। वक्रोक्त संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? वक्रोक्त संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन चुनना है। असंगत कथन हम इसलिए ज़्यादा लाते हैं कि एक प्रश्न में हम आपको कम से कम 4 या इससे अधिक जानकारी दे सकें। ठीक है। तो 3 संगत होंगे तो 3 तथ्य तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, एक असंगत होगा तो वो आपको एक अलग से मिलेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा असंगत निकलता है इसमें। चलो देखते हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक। बिल्कुल संगत है। कुंतक की रचना वक्रोक्त जीवितम है, ये भी बिल्कुल संगत है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है। ये भी बहुत आता है और ये भी आता है। ठीक, नोट रखेंगे। आचार्य कुंतक इसके प्रवर्तक हैं और पुस्तक कौन सी है? वक्रोक्त जीवितम। इस रचना में 5 उन्मेष हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी में शूद्रक को वक्रोक्त निपुण कहा है। ठीक है। अब बताओ इन 2 में से कौन सा असंगत है? ये 2 तो संगत हैं, आप इन दोनों को तो जानते थे। इन दोनों में से बताओ सी सही है या डी सही है? 2 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए शीघ्रता के साथ। तो बाणभट्ट ने ये तो कहा है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। बाणभट्ट ने एक जानकारी आपको ये मिली, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक। दूसरी ये जानकारी मिली, कादम्बरी का नायक शूद्रक है। 3 हो गई। और चौथी ये वक्रोक्त निपुण किसने कहा है? बाणभट्ट ने। किसे कहा है? शूद्रक को। शूद्रक वक्रोक्त निपुण था। वक्रोक्त का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ये भी यहाँ जान लीजिए। वक्रधन उक्ति क्या होता है? वक्रधन उक्ति। ठीक है। गुण संधि हो जाएगी, अ और ओ मिलकर ओ हो जाएगा। तो ये वक्रोक्त हुआ। वक्र माने टेढ़ा, उक्त माने कथन, टेढ़ी कथन या टेढ़ा बात। ठीक। ये शाब्दिक अर्थ की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये भी सही है, ये सी विकल्प है, ये असंगत है। इस रचना में 5 उन्मेष हैं जी, 5 नहीं है। इस रचना में कितने उन्मेष हैं? 4। ये नोट कर लें आप। उन्मेष कितने हैं इस रचना में? रचना के अध्यायों का नाम उन्मेष है और ये उन्मेषों की संख्या 4 है। ठीक है। रचनाओं के अध्यायों का नाम क्या है? उन्मेष। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए देखो, दिखाई दे रहा है साफ? आवाज़ सुनाई दे रही है? बता दिया करें। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? वीडियो सही दिख रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। वक्रोक्त के भेद और उपभेद के संदर्भ में कौन सा संगत है? इसका मतलब 3 असंगत होंगे, 1 संगत होगा। अब बता दीजिए कौन सा संगत है? वक्रोक्त के भेद और उपभेद 5 पहले नंबर पे भेद लिखे हैं। ठीक है। पहले नंबर पे ये हैं भेद। ठीक। और ये हैं उपभेद। ठीक।
उपभेद। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये देखो भ बना हुआ है, ये भ बना हुआ है। जब भी भ लिखेंगे तो यहाँ पर स्पेस होना चाहिए हर हाल में। ठीक, तो ये क्या है? 5 भेद 25 उपभेद नहीं, 6 भेद 41 उपभेद। जी हाँ, ये भी गलत और ये भी गलत, अर्थात बी विकल्प सही है। कहीं कहीं इनकी संख्या आपको 38 भी मिल सकती है कुछ पुस्तकों में। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें थोड़ा बहुत। लेकिन पेपर बनाने वाला किस किताब से पेपर बना रहा है तो वो थोड़ा मैटर करता है कई बार। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीज़ों में फंसना नहीं है। ठीक, जो चीज़ें हमें गंभीरतापूर्वक पढ़नी है ये तो मुख्य है ही है। ठीक, अब इनमें अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 41 के आसपास भी कोई संख्या नहीं है तो ये सही है। अब यहाँ 41 न होकर 38 रख दे तो 38 सही हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है इस तरह का। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो अब ये देखो चौथा प्रश्न। वाह भाई वाह, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, ये है वैदग्ध्य भंगी भड़ित रुच्यते। वैदग्ध्य भंगी भड़ित रुच्यते, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। कहा वैदग्ध्य भंगी भड़ित क्या रचता है, क्या है, किसके संदर्भ में ये कथन है, किसने कहा है, कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है? बताओ, कमेंट करो। वैदग्ध्य भंगी भड़ित, वैदग्ध्य भंगी भड़ित, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक एक अर्थ का हम पहले शब्द का अर्थ बताइए। वैदग्ध्य का अर्थ क्या है? वैदग्ध्य, ठीक है, पहले एक शब्द ये लिख दिया हमने। वैदग्ध्य का अर्थ आप बताइए। इसका अर्थ आप हिंदी में समझेंगे तभी आपको सही से पता लगेगा। वैदग्ध्य का अर्थ बता दीजिए। वैदग्ध्य का अर्थ क्या है? तो वैदग्ध्य का अर्थ क्या है? क्या है? चलो हम इसका एक का बता दे रहे हैं। कव्य कर्म की कुशलता। क्या है? कव्य कर्म की कुशलता। कव्य कर्म की कुशलता। कव्य कर्म की कुशलता। ठीक है, शंखनाद हो रहा है, विजय का शंखनाद। ध्वनि आ रही है, ध्वनि आ रही है आपके पास शंख की, शंख की ध्वनि आ रही है। ये बहुत शुभ सूचक है। आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, शंख बज रहा है इस प्रश्न पर, आप ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न पर शंख बज रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वैसे भी है, तो शुभ संकेत है इस प्रश्न के लिए। वैदग्ध्य का अर्थ क्या हुआ? कव्य कर्म की कुशलता। और दूसरा है भंगी। भंगी का अर्थ क्या है बताइए? भंगी का अर्थ होता है चारुता। ठीक है, भंगी का अर्थ क्या होता है? चारुता। चारुता का मतलब क्या होता है? सुंदरता या चमत्कार। ठीक है, कुछ भी कह लो, सुंदरता या चमत्कार। ठीक, ये क्या हो गया? वैदग्ध्य भंगी। और भड़ित बचा, भड़ित, भड़ित, भड़ित। ठीक है, भड़ित का अर्थ क्या होता है? भड़ित, भड़ित का अर्थ होता है कथन प्रकार। कथन प्रकार। भड़ित का अर्थ क्या होगा? कथन प्रकार। अब इन्हें देख लीजिए इकट्ठा, अब इन्हें देख लीजिए। अब बस हो गया, हो गया ये अर्थ इसका पूरा। वैदग्ध्य भंगी भड़ित रुच्यते। रुच्यते का मतलब पसंद है, रुचता है। वैदग्ध्य कव्य कर्म की कुशलता, कथन के प्रकार का चमत्कार, या कव्य कर्म की कुशलता का चमत्कार, या कथन कहने का प्रकार, यही है। क्या है? अब इनमें ढूंढिए क्या रिश्ता है, क्या है ये, कैसे कैसे हम इसे कहेंगे एक साथ में। ठीक है, इसे हम एक साथ में कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि कव्य कर्म की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार के ऊपर आश्रित रहने वाले कथन प्रकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनमें से? अब यहाँ आप ढूंढिए। वक्रोक्त, ध्वनि, रीति और औचित्य। तो वक्रोक्त कहते हैं। ठीक है, वक्रोक्त कहते हैं, या आगे वक्रोक्त लिख के भी आ सकता है। अब ये किसका कथन है? वक्रोक्त संप्रदाय अभी हमने ऊपर पढ़ा है। किसने कहा है? आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, किनका है? आप देख चुके हैं। ठीक, वक्रोक्त संप्रदाय। चलिए आइए आचार्य कुंतक। रसापकर्षका
दोषः। बहुत बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और हमें ये भी विश्वास है कि आपको बहुत सारे प्रश्न सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आ रहे हैं आपको वही हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएँ तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और जो नहीं आ रहे हैं वही हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएँ तो आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको आ रहे होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको सीखने हैं। ठीक है, कुछ नया सीखना है, बिना नया सीखे दिन नहीं गुजरने देना है। ठीक है, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखो, और नया सीखना है तो यहाँ जुड़े रहिए प्रत्योत गुरुकुल में, आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा। रसाप कर सका दोषा, बताइए ये कथन किसका है? भरत मुनि, विश्वनाथ, मम्मट, जयदेव। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, किनका है ये प्रश्न, किनका कथन है ये कि रसाप कर सका? रसाप कर सका क्या है? रसाप कर सका दोष है, रस का अपकर्षक होना ही दोष है। ठीक है, ये किसका कथन है बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि का, विश्वनाथ का, मम्मट का या जयदेव का? तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ, अर्थात ये विश्वनाथ ने कहा है रसाप कर सका दोषः। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं छठा प्रश्न। ये लो, ये सुमेलित वाला आ गया, बहुत बढ़िया। ये चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ दिए हैं देव और दूसरी ओर दिए हैं रस। एक देव से एक रस संबंधित है, एक रस एक देव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक देव एक तरफ दिए हैं, आप देव के साथ रस को जोड़ दीजिए। ठीक है, देव के साथ रस को जोड़कर और उत्तर बता दीजिए, शीघ्रता के साथ उत्तर बता दीजिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश, वेरी गुड, जय हो, विजय हो। रुद्र, चलो रुद्र, रुद्र और रौद्र। ठीक है, ऊ की मात्रा औ की मात्रा हो गई, बस यहाँ ऊ था, ओ था, वहाँ पर औ हो गया। अब विष्णु, विष्णु बताइए, बका शांतरस, शंकर, शंकर के गढ़ देख कर के आती है, हंसी आती है गढ़ों को देखकर। और यम करुण, ये हो गया, ये हो गया सुमेलन। मिला लीजिए अब अ के साथ तीसरा, अ के साथ तीसरा इसमें है और इसमें है, ये दो तो पहले ही गलत हो गए। अब ब के साथ कौन सा जुड़ेगा? पहला, तो ब के साथ पहला इसमें है, डी हो गया, और स का चौथा और द का दूसरा। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी विकल्प सही है। छठा प्रश्न हो गया, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हम जो भी लाएं, देखो एक चीज ये देखने का प्रयास करें कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, नई परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो आजकल परीक्षाएं हो रही हैं उनमें नए नए प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप थोड़ा सा ध्यान दें इन प्रश्नों पर, और आगे के लिए देखें कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तरीका प्रश्नों का क्या है। चलिए, नाटक को मिश्र काव्य किसने कहा? देखो, दिखने में जो प्रश्न छोटे होते हैं उन्हीं पर आप सबसे ज़्यादा घबराते हो, उन्हीं के उत्तर देने में डरते हो, उन्हीं के उत्तर गलत भी ज़्यादा होते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर अधिकांश साथी का गलत हो जाता है, वैसे ज़्यादातर प्रश्न आप सबके उत्तर सही जाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बता दीजिए, नाटक को मिश्र काव्य किसने कहा? नाटक को मिश्र काव्य किसने कहा है? बताइए, मिश्र काव्य नाटक को किसने कहा है? बताओ बताओ, नाटक को मिश्र काव्य किसने कहा है? नाटक को मिश्र काव्य दंडी ने, भामा ने, भरत मुनि ने, आनंदवर्धन ने। ए, बी, सी या डी? बताओ, शीघ्रता के साथ उत्तर दीजिए, बिना किसी देर के उत्तर दीजिए।
ठीक है। चलो, ए विकल्प सही है। 7वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। दंडी काव्यादर्श, ठीक है, दंडी का काव्यादर्श। और इनके और भी हैं, लेकिन ये काव्य ग्रंथ है, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ये हम यहाँ चर्चा कर ले रहे हैं। इन्होंने कहा है दंडी ने कि मिश्र काव्य होता है नाटक। ठीक, चलो, पंखा बंद करना। वामन के संदर्भ में असंगत है। समय इनका 8वीं सदी का उत्तरार्ध है। रीतिरात्मा काव्य वो विशिष्ट पद रचना रीत है, इन्होंने कहा है। ग्रंथ इनका काव्यालंकार सूत्र है, इसमें 319 सूत्र हैं और 4 परिच्छेद हैं। ये काव्य विद्या के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, इसे कहते हैं गुणवत्तापूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये परखता है विद्यार्थियों की गुणवत्ता को। बताओ कौन सा उत्तर सही है, ए, बी, सी या डी। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बताओ बताओ, ए, बी, सी या डी। चलो, वामन का समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध है, हम आपका साथ दे रहे हैं, ये संगत है। पूछा असंगत है तो ये तो संगत है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति आत्मा है काव्य की, इन्होंने काव्य की आत्मा रीत को माना है। काव्य की आत्मा रीत, ये प्रश्न आता है, काव्य की आत्मा रीत किसने माना। ठीक है, काव्य की आत्मा रीत किसने मानी है, तो काव्य की आत्मा रीत है। किसने मानी, वामन ने, वामन। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब एक इनका कथन ये भी आता है, विशिष्ट पद रचना रीत है, विशिष्ट पद रचना ही रीत है। दूसरा अर्थ इनका, इसका अर्थ क्या हुआ, विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीत है, पद रचना रीत है। ठीक है, 2 कथन इनके हमने यहाँ एक बार में सम्मिलित कर दिए, एक बार में 2 कथन आ गए। ठीक है, क्या क्या 2 कथन आ गए, ये 2 कथन आ गए एक बार में। ठीक है, कि विशिष्ट पद रचना रीत है। अब देखो, अब अगला हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया, बी। तो ये बी विकल्प भी सही है। हमें असंगत देखना है। ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र इनका ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। 319 सूत्र हैं इसमें, बिल्कुल सही है। 4 परिच्छेद हैं, ये गलत है। ये 4 परिच्छेद नहीं है, 5 परिच्छेद हैं। कितने हैं, 5। ठीक, और ये काव्य विधा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। काव्य विद्या के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, बात ठीक है। तो डी विकल्प इसका सही, वो सॉरी, सी विकल्प इसका सही हुआ, 8 का सीवा। तीसरा, अब देखो, ये देखो, एक प्रश्न आपको तैयार करना है, नोट कर लें अपनी डायरी पर, डायरी पर नोट कर लें अपनी डायरी पर। ठीक है, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ आपको नोट करना है कि आपको काव्य शास्त्रीय आचार्य और उनका काल, ठीक है, आचार्य और उनका समय, और उनका जो मुख्य आचार्य हैं उनकी रचना, कम से कम तो एक आएगा ही, ज़्यादा तो कितने भी आएंगे। ठीक है, तो ये वहीं से है, ये एक नमूना मात्र है। मुख्य आचार्य हैं, इनकी ट्रिक से हम आपको याद करवा देंगे एक वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हमने 4 आचार्य हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य हमने लिए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब आप इसमें देख लीजिए। 9वां प्रश्न है ये। भामह 6वीं शताब्दी के माने जाते हैं, सुमेलित है। मम्मट 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के माने जाते हैं, बिल्कुल सुमेलित है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, बिल्कुल सुमेलित है। पंडित जसराज जगन्नाथ 17वीं, ये 15 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण के माने जाते हैं। तो डी विकल्प ये हो गया, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये वाला काट दो, सुमेलित नहीं है। चलिए,
9वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। देखो बेहद शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो कंटेंट भी तो देखो, तरीका भी तो देखो प्रश्नों का। एक प्रश्न में कितनी जानकारियां मिल रही हैं आपको। जयदेव, एक प्रश्न तो यही कि जयदेव की रचना। अब जयदेव की रचना चंद्रालोक, हम ये प्रश्न बना दें कि जयदेव की रचना कौन सी है, चंद्रालोक। चंद्रालोक के रचयिता कौन है, जयदेव। हर विद्यार्थी कर देगा। और मिल क्या जाएगा आपको नया क्या मिलेगा इसमें। अब देखो ये तो आप यहाँ मिल ही रहा है प्रश्न में ही एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। ठीक, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये मिल रहा है कि अलंकार ग्रंथ है। 2 बातें हो गई। ठीक है, अब कुछ नया और सीखते हैं। नया क्या सीखेंगे कि इस ग्रंथ में क्या है, 5 परिच्छेद और 450 अनुष्टुप श्लोक हैं, 10 मयूख और 350 अनुष्टुप श्लोक हैं, 10 उल्लास और 280 अनुष्टुप श्लोक हैं, और 10 परिच्छेद और 680 श्लोक हैं। बताओ A, B, C या D। बहुत बढ़िया, बताओ 10 बी विकल्प सही है। 10 मयूख हैं, काय में बटा हुआ है। ये श्लोक वाला तो कम आता है, हमने लिख दिया है। ठीक है, ये तो कम आता है, लेकिन ये आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये ग्रंथ काय में बटा हुआ है। एक प्रश्न तो ऐसा कई बार आया है, चंद्रालोक काय में बटा है या काय में विभक्त है, तो मयूख में है, काय में है। इसके अध्यायों का नाम है मयूख। ठीक है, तो कितने मयूख हैं इसमें, 10। ठीक है, चलो अनुष्टुप श्लोक हमने कल बताया था आपको उस दिन वीडियो में। सबसे पहला पुराना श्लोक कौन सा है, लौकिक संस्कृत का अनुष्टुप है। और वाल्मीकि जी ने जो पहला उनके मुख से निश्चित हुआ था श्लोक, वो अनुष्टुप ही था। ठीक, तो रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में अनुष्टुप श्लोक की अधिकता है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, भरमार है प्रश्न पत्रों में इसकी, बार बार पूछा जाता है। काव्य लक्षण किसने दिया, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। बताइए किसने कहा है, पंडित राज जगन्नाथ ने, कविराज विश्वनाथ ने, मम्मट ने या कुंतक ने। तो 11वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है आपकी नज़र में, उत्तर दीजिए। A, B, C या D। ठीक है, तो पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, जगत के नाथ रमणीय, रमणीय। ठीक, जगत के नाथ कैसे हैं, रमणीय। रमणीय का मतलब अच्छे लगने वाले। तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, वो रमणीय हैं। ठीक है, चलो 11वां हो गया। 12वां देख लो। बहुत बढ़िया प्रश्नों का संकलन है, बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है। ऐसे ही उत्तर देते रहिए, साथियों को भी शेयर कर दिया करिए, साथियों को जोड़ लिया करिए। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार ही वह रस है, श्रृंगार ही वह रस है। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, आपको बार बार बता दिया है। ठीक है, और जब भी ये शब्द आता है तब ये चर्चा जरूरी हो जाती है कि शुद्ध वर्तनी है ये। श्रृंगार ही वह शब्द है, सॉरी, श्रृंगार ही वह रस है जो निर्जीव को सजीव, क्या कह रहे हैं ये, जो निर्जीव को सजीव, ठीक, नपुंसक को वीर, क्रियाहीन को सक्रिय और असक्त को सक्त बनाता है। छूट गया है, आया नहीं है, क्या हो गया है, चलो, असक्त को सक्त बनाता है। अब बताओ, श्रृंगार ही वह रस है जो निर्जीव को सजीव, नपुंसक को वीर, क्रियाहीन को सक्रिय और असक्त को सक्त बनाता है। यह कथन किसका है, शानदार कथन, आर्तेंद्र जी का है, हरिओध जी का है। शॉर्ट में लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलो बताओ किनका है, A, B, C या D। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बताओ A, B, C या D। शीघ्रता से उत्तर दिया करो, बहुत जल्दी उत्तर दिया करो। ठीक है, हरिओध जी का है ये कथन, किनका है, हरिओध जी का। B विकल्प सही है 12वें प्रश्न का। चलिए, हरिओध जी का ग्रंथ क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरिओध जी का ग्रंथ है रस कलश। क्या है, रस कलश। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस कलश। ठीक, चलो अब पढ़ते, ज़्यादा ही जल्दी बढ़ गए।
चलो 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 भाई, शीघ्रता की तो शीघ्रता का ये परिणाम हो गया। चलो ये देखते हैं, ये है, कोई बात नहीं। चलो भाई अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। 13 14 आ गया, ये है 13वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, शीघ्रता से देखेंगे प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृत कंपन है। ठीक है, कथन किसका है? कविता हमारे प्राणों का संगीत है। वाह भाई वाह, कविता क्या है? प्राणों का संगीत, और छंद हृत कंपन, हृदय की धड़कन। छंद क्या है? धड़कन। और कविता क्या है? प्राण। बताओ यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, निराला का है, पंत जी का है, महादेवी वर्मा का है? बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, काहे का संगीत बताया है? प्राणों का। किसने बताया है? सुमित्रा नंदन पंत जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट रखेंगे। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। शिवराज भूषण है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है बताइए? रस विषयक, अलंकार विषयक, छंद विषयक या नायिका विषयक? तो अलंकार विषयक ग्रंथ है। ठीक है, बी विकल्प सही है इसका। अलंकारों का वर्णन है, और ये भूषण जी का ग्रंथ है, शिवराज भूषण। ठीक है, रीतकाल के कवि हैं, और इन्होंने भक्ति की वो देशभक्ति की रचना की है। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ रस, दूसरी तरफ स्थायी भाव। एक प्रश्न इसका आता है आपकी परीक्षा में। हमें पता है बहुत सरल है, हमें ये भी पता है कि आप जानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ इसलिए रखा है कि प्रश्न आता है और एक आएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न हर परीक्षा में कम से कम एक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सब जानते हैं, रति है। ठीक है, वीर रस का उत्साह है। ठीक है, करुण रस का शोक है, और बीभत्स रस का जुगुप्सा है। ठीक है, तो मिलान कर दें। अ के साथ चौथा जा रहा है, ब के साथ तीसरा, स के साथ दूसरा, और द के साथ पहला। 1 4 3 2, 1 4 3 2 1, ए विकल्प सही है। 15वां प्रश्न। ठीक है, तो ये स्थायी भाव और रस आप याद रखेंगे, आपको याद भी होंगे। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। शीघ्रता से 16वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है? भारतीय विद्या का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? भारतीय विद्या का विश्वकोश कहा जाता है किसे? अग्नि पुराण को। डी विकल्प सही है, अग्नि पुराण को भारतीय विद्या का विश्वकोश कहा गया है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, एकमात्र रस शांत रस किसने माना? एकमात्र रस शांत रस किसने माना है? बताइए, कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा इस पे समय देना पड़ेगा। एकमात्र रस शांत रस किसने माना है? एकमात्र रस शांत रस किसने माना है? बताइए, एकमात्र रस शांत रस को किसने माना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। ए बी सी या डी? 17वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने एकमात्र रस कौन सा माना है? कौन सा माना है? कौन सा माना है अभिनव गुप्त ने? शांत रस। ठीक है, अब बात हो रही है, ये नारायण पंडित और विश्वनाथ, इन्होंने कौन सा? तो इन्होंने अद्भुत रस को एकमात्र रस माना है, एकमात्र रस स्वीकार किया है, अद्भुत रस। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस एकमात्र रस माना है। इन्होंने कहा है कि एकमात्र रस है भक्ति रस। ठीक है, और भवभूत ने करुण को एकमात्र रस माना है कि एकमात्र रस है करुण। ठीक है, और भोज ने श्रृंगार को माना है एकमात्र रस कि श्रृंगार एकमात्र रस है। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ए विकल्प सही है। चलो 17 के बाद देखते हैं 18वां प्रश्न। ये देखो, असंगत है। 18वां प्रश्न में असंगत पूछा है, शीघ्रता से बता दीजिए असंगत कौन सा है। चलो, असंगत, प्रेयान रस रुद्रट, माया रस भानुदत्त, व्यसन सुख दुख रस रामचंद्र गुरचंद, ब्रह्मरस देव। तो बताओ कौन सा है? 18वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। ठीक है, ये सब संगत हैं। ये इस रस की कल्पना इन्होंने की, इस रस की कल्पना इन्होंने की, अर्थात रामचंद्र गुरचंद ने ये इन रसों की कल्पना की, भानुदत्त ने इनकी और रुद्रट ने प्रेयान रस की। और ब्रह्म रस की किसने की?
तो हरिपाल देव ने, ठीक है। किसने की है? ब्रह्म रस की कल्पना किसने की है? हरिपाल देव। ब्रह्म रस की कल्पना करने वाले हैं हरिपाल देव, ठीक है। तो ये 18वां प्रश्न हो गया। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के, शीघ्रता से। बहुत शानदार प्रश्न उत्तरी और बहुत शानदार प्रश्न, एकदम नंबर 1 प्रश्न है 19वां प्रश्न। देखिए चलिए, असंगत कौन सा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है, धूमिल। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है, ठीक है। तो असंगत ढूंढना है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत जी ने कहा है। परिपूर्ण क्षण खाली समय, ठीक है। परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, बहुत बढ़िया कथन है, बहुत पूछा गया है। अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा है, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और ये फिर ये बी विकल्प हो गया। और बाकी कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है, धूमिल ने कहा है। और कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अज्जे जैसे जाना न जा सके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे। चलो लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न में क्या है। 20वें प्रश्न के अंतर्गत क्या है ये भी देखते हैं। चंपू का अर्थ गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। असंगत ढूंढना है। चंपू का अर्थ गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा गया है। नगेंद्र ने कवि की अनुभूति, नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना, बिल्कुल माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। शुक्ल जी ने आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण माना, आलम्बन का साधारणीकरण माना या आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है, बहुत पूछा गया है। सत्य है। साधारणीकरण का प्रवर्तक भट्ट नायक को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ये भी सत्य है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, रमण के बिना नारी और त्याग के बिना लक्ष्मी और शोभा, लक्ष्मी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार रस के बिना कविता शोभा नहीं देती। वाह भाई वाह, कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है, बहुत शानदार कथन। ये किसने कहा है? ये रुद्र भट्ट का है, ठीक है, बहुत बढ़िया कथन। चलिए बैवर्ड संचारी भाव है, ये संगत नहीं है, बैवर्ड संचारी भाव नहीं है। क्या है ये? संचारी भाव नहीं है। ये कौन सा भाव है? संचारी भाव नहीं है। ये कौन सा भाव है? सात्विक भाव, सात्विक अनुभाव है, ठीक है। तो ये विकल्प सही हो गया इसमें। और प्रथम रस विरोधी आचार्य भामह थे, बिल्कुल जी थे, अलंकार के समर्थक थे। रस वो कवि समय का सर्वप्रथम प्रयोग राजशेखर ने किया है, बिल्कुल किया है। ये देखो शानदार, एक ही प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 तथ्य तो आपको इसी एक प्रश्न में मिल गए। तो ये बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिली। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताया करें, ठीक है। और एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में अवश्य किया करें, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हमारा कार्य सही चल रहा है और हम आपको कुछ हेल्प पहुंचा पा रहे हैं। और सुबह आपको एक वीडियो और मिलेगी, बहुत शानदार वीडियो 9 बजे, ठीक है। तो उसमें हमने आपके लिए आपकी तैयारी से संबंधित बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप उसे सुबह 9 बजे ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।